हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। इंडियन पॉलिटी की हमारी सीरीज़ चल रही है। आई होप आप सब इंजॉय कर रहे होंगे इस सीरीज़ को। एंड दिस इज़ योर एमसीक्यू सेशन ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किए थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो भी प्रिंसिपल थे सोशलिस्टिक, लिबरल एंड गांधीन प्रिंसिपल। ओके, और जिन्होंने भी वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, मैं रिकमेंड करूँगी पहले आप प्लेलिस्ट में जाएँ और वो वीडियो लेक्चर्स आप लोग देख लें, फिर उसके बाद ये एमसीक्यूज़ का सेशन आप लोग अटेम्प्ट करें। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के रिलेटेड। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, विच आर्टिकल डिफाइन द स्टेट। आपने बताना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी का कौन सा आर्टिकल है जो स्टेट के बारे में बताता है, स्टेट को डिफाइन करता है कि स्टेट के अंडर क्या क्या चीज़ें आएंगी। सो आर्टिकल 36 है, आर्टिकल 37 है, आर्टिकल 38 है या फिर आर्टिकल 39 है। आई होप आप सबने अपना राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आर्टिकल 36 जो है वो आपका डिफाइन करता है स्टेट के बारे में। जैसे हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स में देखा था ना, आर्टिकल 12 जो है आपका, आर्टिकल 12 जो है बताता है कि स्टेट के अंदर क्या आएगा, गवर्नमेंट आएगी, क्या आएगा, ये सारी चीज़ें बताता है। उसी तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल का भी आर्टिकल 36 जो है स्टेट को डिफाइन करता है। ठीक है, ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, विच आर्टिकल डील विद द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। कौन सा आर्टिकल जो है प्रमोट करता है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल। जब भी गवर्नमेंट कुछ गाइडलाइन, कुछ लॉ बनाए, पॉलिसीज़ लाए, तो कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो गवर्नमेंट को जो है एक गाइडलाइन प्रोवाइड करवाता है कि उसको जो है ऐसी पॉलिसीज़ लानी जिससे जो पीपल है उनका वेलफेयर हो सके। वेलफेयर कैसे होगा लोगों का, मैं अपने लेक्चर्स में जो है डिस्कस कर चुकी हूँ। वेलफेयर कैसे होगा, जब लोगों को जो है जस्टिस प्रोवाइड करवाया जाएगा, इकोनॉमिक सोशल जस्टिस जो है उन्हें प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, पॉलिटिकल जस्टिस उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा। जब उनकी हेल्थ को जो है इम्प्रूव किया जाएगा, उन्हें अदर फैसिलिटीज़ जो है सारी मिलेंगी। जब एक पर्सन जो है हैप्पी होगा एक कंट्री में, तो हम क्या बोल सकते हैं कि पीपल क्या है, उनका वेलफेयर हुआ है, एक कंट्री जो है उसका वेलफेयर हुआ है। ठीक है, ओके, तो कौन सा आर्टिकल जो है जो इसके साथ डील करता है, आर्टिकल 37 है, आर्टिकल 38 है, आर्टिकल 39 है या फिर आर्टिकल 40 है। सो इसका राइट ऑप्शन है आपका आर्टिकल ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 जो है वेलफेयर ऑफ दिस पीपल की बात करता है कि लोगों को जो है वेलफेयर आपने क्या करना, प्रमोट करना है, उनको जस्टिस प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, ओके, सो मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपने आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, विच आर्टिकल एम्फसाइज इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड्स। ठीक है, कौन सा आर्टिकल डील करता है जिसमें जो है एक गाइडलाइन दी जाती है कि आप स्टेट को क्या करना है, इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करवाना है लोगों को, और जो पुअर पीपल हैं उनको फ्री लीगल एड्स देनी है। फ्री लीगल एड्स मतलब उनको फैसिलिटी देनी है कि वो जो है अपना लीगल प्रैक्टिशनर जो है अपना हायर कर सकें। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 39 है, आर्टिकल 39A है आपका, या आर्टिकल 40 है, या आर्टिकल 41 है। सो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39 क्या बोलता है कि आपको क्या करना, स्टेट को जस्टिस प्रोवाइड करवाना है लोगों को, और उनको जो है लीगल फ्री लीगल एड्स भी देने हैं। हमने इसको कैसे याद किया था कि आर्टिकल 38 किसके बारे साथ डील करता है, आर्टिकल 38 कहता है जस्टिस प्रोवाइड करवाओ। आर्टिकल 39 में हमने देखे थे एफ तक हमने सब क्लॉसेज देखे थे, है ना, 6 सब क्लॉजेज देखे थे, और उसमें किसकी बात की जा रही थी, इक्वालिटी की बात की जा रही थी। ठीक है, तो मैंने आपको कैसे पढ़ाया था कि आर्टिकल 38 कह रहा है कि जस्टिस लोगों को देना है। जस्टिस कैसे मिलेगा, जब उन लोगों को आर्टिकल 39 के तहत उनको क्या मिलेगा, इक्वालिटी मिलेगी। और फिर लीगल एड की बात की, कैसे मैंने बोला था कि अगर किसी पर्सन को जो है, प्योर लोगों को किसी को जो है जस्टिस नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, कोर्ट में जाएगा ना, उसको बेचारे को चाहिए कि उसको जस्टिस मिले। तो वो अगर उसके पास जो है ऐसी फैसिलिटीज़ ही होंगी कि वो हायर कर सके, ये फैसिलिटी अवेल कर सके, तो इसलिए जो है स्टेट का काम है कि वो क्या करे, जो पुअर लोग हैं उनको क्या प्रोवाइड करवाए, लीगल एड भी प्रोवाइड करवाए। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच आर्टिकल प्रिटेन टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। कौन सा आर्टिकल जो है वो डील करता है विलेज पंचायत के साथ, कि विलेज पंचायत जो है लोअर लेवल पे जो है, लोकल लेवल पे जो है विलेज पंचायत को जो है ऑर्गेनाइज करना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 40, 41, ओके, आर्टिकल 42 या फिर 43।
सो इसका राइट ऑप्शन, आई होप आप सबने भी मार्क कर लिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए। आर्टिकल 40 जो है ये गांधीयन प्रिंसिपल के साथ डील करता है। आर्टिकल 40 जो है गांधी जी की आइडियोलॉजी आपको पता है, गांधी जी कहते थे कि विलेज पंचायत होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक तो गांधीयन प्रिंसिपल के साथ डील कर रहा है और आर्टिकल 40 में आता है, ठीक है, ओके। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, क्या पता एग्ज़ाम में आर्टिकल भी पूछे जाएं या ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि ये आर्टिकल जो है किस प्रिंसिपल के साथ डील करता है। ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है, लिबरल प्रिंसिपल है, लिबरल इंटेलेक्चुअल के प्रिंसिपल हैं या गांधीयन प्रिंसिपल हैं। तो आप लोग ये भी याद रखेंगे, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच आर्टिकल फोकस ऑन द राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। कौन सा आर्टिकल जो है जो फोकस करता है कि जो लोग हैं उनको राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार देना चाहिए, उनको एजुकेशन का राइट देना चाहिए, पब्लिक असिस्टेंस उनको देनी चाहिए, जो भी उनको हेल्प की ज़रूरत होती है वो उनको प्रोवाइड करवानी चाहिए। ये किसकी बात हो रही है? जो लोअर सेक्शन है, जो पुअर सेक्शन है उनके बारे में बात हो रही है। रिच सेक्शन की बात नहीं हो रही। जो लोअर सेक्शन है, बैकवर्ड सेक्शन है, उनकी जो है हेल्प के लिए ये सब बात हो रही है। जो चीज़ें, जो लोग जो हैं ये चीज़ें अवेल नहीं कर सकते हैं उनके लिए ये बात हो रही है कि जब भी गवर्नमेंट जो लॉ और पॉलिसीज़ लाए तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लाए, जिससे जो है लोगों को राइट टू वर्क का अधिकार मिले, राइट टू वर्क मिले, एजुकेशन मिले, पब्लिक असिस्टेंस मिले, ओके। सो कौन से आर्टिकल के साथ डील करता है ये आप मुझे बताएंगे। आर्टिकल 41 के साथ डील करता है या फिर आर्टिकल 42, 43 के साथ डील करता है या फिर आर्टिकल 44 के साथ डील करता है। सो आई होप आप सबने भी इसका राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 41। आर्टिकल 41 जो है ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में आते हैं, ठीक है। आर्टिकल 41 जो है ये डील करता है कि गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ लानी चाहिए जिससे जो है एजुकेशन, उनको वर्क, उनको पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई जाए, ओके। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 देखिए, विच आर्टिकल डील विद द प्रोविजन ऑफ जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। कौन सा आर्टिकल डील करता है कि गवर्नमेंट को ऐसे प्रोसीजर लाने चाहिए जिससे जो है जो लोग हैं उनको, जो लेबर क्लास है आपकी, आप देखते हो ना कभी कभी माइंस में वो वर्क करते हैं, कुछ फैक्ट्रीज़ में वर्क करते हैं, तो उनको वहाँ पे एक ऐसी कंडीशन, उनकी जो वर्किंग कंडीशन है वो अच्छी प्रोवाइड करवाई जाए जिससे उनकी लाइफ को जो है किसी तरह का कोई रिस्क ना हो। तो ऐसे प्रोविज़न लाने चाहिए। और जो वीमेंस हैं उनको मैटरनिटी रिलीफ देनी चाहिए, ठीक है। मैटरनिटी रिलीफ देनी चाहिए उनको, जो भी उनकी बेसिक नीड्स होती हैं, उनको वेजेस होगी उनकी या फिर और अदर फैसिलिटीज़ होगी तो उनको प्रोवाइड करवाने के लिए जो है गवर्नमेंट को जो है ये रिकमेंड कौन करता है। आर्टिकल बताएंगे आप कौन सा इसके साथ डील करेगा। आर्टिकल 42 है, 43 है, 44 है या फिर 45 है। तो इसका राइट ऑप्शन भी ऑप्शन नंबर ए ही है आपका 42। आर्टिकल 42 जो है इसके साथ डील करता है, ओके। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच आर्टिकल प्रमोट्स द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे वर्कर क्लास होती है, ठीक है, वो लेबर वर्क ही ज़्यादातर करते हैं। जब आप देखते हो कंस्ट्रक्शन वर्क में जो है कंस्ट्रक्शन वर्क जहाँ लेबर वर्क ही करते हैं, तो गवर्नमेंट ये जो प्रिंसिपल है आपका ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के अंडर आता है। और ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई क्या करना है, गवर्नमेंट को जो है ऐसे कुछ प्रोविज़न लाने चाहिए जिससे क्या किया जाए, जो वर्कर क्लास है आपकी उनको भी जो है अपॉर्चुनिटी मिले कि वो भी पार्टिसिपेट करें। मैनेजमेंट लेवल जो होता है, मैनेजमेंट जो वर्क होते हैं इंडस्ट्रीज़ में, वहाँ पे भी जो है उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वहाँ पे भी वो पार्टिसिपेट करें, ना कि सिर्फ एक लेबर वर्क में ही जो है वो लगे रहें। क्योंकि अगर वो मैनेजमेंट लेवल पे आएंगे तो उनकी अर्निंग अच्छी होगी, ठीक है, अर्निंग अच्छी होगी, ठीक है। उनको वो थोड़े और एडवांटेजेस में आएंगे, उनकी लिविंग कंडीशन और अच्छी हो जाएगी, ठीक है, ओके। तो ये किस आर्टिकल के साथ डील करता था, तो ये मैं आपको बता चुकी, ये आर्टिकल 43A के साथ डील करता है, ओके, ठीक है। और 43 की अगर मैं बात करूँ तो 43 क्या कहता था, जो भी लोग हैं उनको क्या करना है, आपको लिविंग वेजेस उनको प्रोवाइड करवानी है, तो उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको अपने इम्प्रूव करना है, ओके, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखिए, विच आर्टिकल फोकस ऑन द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है उनको प्रमोशन होना, उनको प्रमोट करने के लिए जो है, उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, उनको वॉलेंटरली उनको फॉर्मेशन हो, उनको जो है डिसीजन मेकिंग की पावर्स दी जाए, अथॉरिटी दी जाए, इन सब के बारे में जो है कौन सा आर्टिकल जो है फोकस करता है, डील करता है इनके साथ। तो आर्टिकल 43A है, आर्टिकल 43B है, आर्टिकल 44 है या फिर आर्टिकल 45 है।
सो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर, ये आपका ऑप्शन नंबर बी। आर्टिकल 43 जो बी है ना आपका 43 में क्या देखा हमने कि लिविंग वेजेस देने की बात कर रहा है। 43 ए में क्या बोलता है कि मैनेजमेंट लेवल पे वर्कर्स को लाओ। 43 बी क्या कहता है कि भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। ठीक है, ये तीनों आर्टिकल आप याद रखेंगे। लेकिन ये जो आपका आर्टिकल 43 बी है ना, ये आपका गांधीयन प्रिंसिपल में आता है। ओके, ये किस में आता है? गांधीयन प्रिंसिपल में आता है। ओके, सो विच आर्टिकल प्रिटेन टू द सेपरेट ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ये हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था कि कौन सा आर्टिकल जो है वो जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से डिफरेंट करता है, डिफरेंट रखता है, सेपरेट करता है। आर्टिकल 45 है, 46, 47 या फिर 50 है। सो इसका राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी। आर्टिकल 50 जो है ये कहता है कि गवर्नमेंट को ऐसे क्या करना है कि गवर्नमेंट को जुडिशरी से क्या करना है, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट रखना है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच अमेंडमेंट एडेड आर्टिकल 48 टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 48 क्या था? आर्टिकल 48 क्या था जिसमें बोला गया था कि गवर्नमेंट को ऐसे प्रोविज़न लाने चाहिए, ऐसे लॉ एंड पॉलिसीज़ लानी चाहिए जिससे हमारा इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको इम्प्रूव किया जाए, सेफ गार्ड किया जाए। तो ये जो आपका 48A आर्टिकल है ये किस एक्ट के अकॉर्डिंग, किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट, 86 अमेंडमेंट एक्ट या फिर 97 अमेंडमेंट एक्ट। सो ये आपका लाया गया था, एक सेकेंड, ये आपका लाया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट। मैंने बोला ना आपको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि बहुत सारी जो है इस टाइम पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज एडिट की गई थी चीज़ें, कुछ चेंजेस लाए गए थे, अमेंडमेंट्स की गई थी। ओके, सो देखें क्वेश्चन नंबर 11 देखें, विच ऑर्गेनाइजेशन एम टू ब्रिंग अबाउट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी एंड जस्टिस थ्रू इट्स 5 years प्लान। कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, जो आपको जो है 5 years प्लान में अपने जो है वो उसका एम होता था कि लोगों को सोशल, एक सेकेंड रुकिए, लोगों को क्या करना है, सोशल इकोनॉमिक और सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी और उनको जस्टिस प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन का एम होता था? प्लानिंग कमीशन है, नीति आयोग है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। सो इसका राइट ऑप्शन ए ही है। तो प्लानिंग कमीशन जो है, आज पता नहीं क्या हुआ, सारे आंसर मैंने ए ही डाल दिए हैं यहाँ पे। सो इसका राइट आंसर है आपका प्लानिंग कमीशन। अभी प्लानिंग कमीशन जो है वो ख़त्म हो गया, अबॉलिश हो गया, उसको रिप्लेस किसने किया? नीति आयोग ने जो है इसको रिप्लेस किया है। ठीक है, ओके। जैसे ही गवर्नमेंट बनी थी बीजेपी की, तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन को जो है अबॉलिश कर दिया था और उसकी जगह पे क्या लाया था? नीति आयोग को लाया था। ठीक है, सो विच मेजर वर इंट्रोड्यूस टू हेल्प द अंडर प्रिविलेज सेक्शन इन इंडिया। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि प्लानिंग कमीशन को अभी अबॉलिश कर दिया है तो फिर इस क्वेश्चन को इंक्लूड क्यों किया, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं रही। क्योंकि ये आपको पता है जब से कब से स्टार्ट हुआ था ये प्लानिंग कमीशन? 1951 से जो है प्लानिंग कमीशन चल रहा है। तो 1951 से जो स्टार्ट हुआ है तो 2012 में ये कहीं पे ख़त्म हुआ था, 2012-13 में ये ख़त्म हो गया था। प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश कर दिया था जैसे ही बीजेपी की गवर्नमेंट जो है आई थी। बट इसके रिलेटेड आज तक भी जो है ये इसके रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपको एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके। सो विच मेजर वर इंट्रोड्यूस टू हेल्प द अंडर प्रिविलेज सेक्शन इन इंडिया। कौन से मेजर्स जो हैं इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है, जो लोअर सेक्शन है, आपकी पुअर सेक्शन है, आपकी बैकवर्ड सेक्शन। अंडर प्रिविलेज लोग वही हो गए जो पुअर सेक्शन है, जो इकोनॉमिकली जो है एजुकेशनली जो बैकवर्ड लोग हैं। ठीक है, तो कौन से ऐसे मेजर्स लिए गए हैं उनकी हेल्प के लिए इंडिया में। ठीक है, एक्ट टू प्रोटेक्ट, एक्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पुअर्स। ये एक्ट बनाया गया है जहाँ प्रोटेक्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट या डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री या ऑल ऑफ द अबव।
सो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सारे ही जो एक्ट बनाए गए हैं, एक्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पुअर, पुअर के जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी उनके इंटरेस्ट हैं उसको प्रोटेक्ट करना, ये एक्ट जो है ये मेजर्स जो है ये भी हेल्प करता है अंडर प्रिविलेज सेक्शन को। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन फॉरेस्ट एक्ट जो है ये भी क्या करता है, कहीं ना कहीं ये भी क्या करता है, जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है उनकी हेल्प के लिए है। डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री आपको पता है लो लेवल पे जो हमारी इंडिया की इंडस्ट्री सी, कॉटेज इंडस्ट्री सी, उनको डेवलप करने के लिए क्या किया गया, उनको भी उससे क्या होगा, जो लोकल लेवल पे, लो लेवल पे लोग होंगे, अंडर प्रिविलेज लोग होंगे, उससे उनको क्या मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा जब उनको डेवलप किया जाएगा लोकल आर्टिज़न। ठीक है, सो देखिए एक सेकेंड, विच एक्ट वाज पास टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वीमेन इन इंडिया, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हो गया। ठीक है, इक्वल रिमैन्यूरेशन एक्ट हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट हो गया, या राइट टू एजुकेशन एक्ट हो गया। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इक्वल रिमैन्यूरेशन एक्ट जो है वो वुमेन के इंटरेस्ट के लिए पास किया गया है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, वुमेन्स को वेजेस, इक्वल वेजेस देने की बात की गई है। ठीक है, और भी जो फैसिलिटीज़ हैं वुमेन को देने की बात की गई है। ठीक है, विच क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच अमेंडमेंट एडेड आर्टिकल 48 टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, किस अमेंडमेंट के थ्रू जो है आपका 40A आर्टिकल जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को इंक्लूड किया गया है। सो इसका भी राइट ऑप्शन जो है आप चूज़ कर लीजिए, ए है, बी है आपका राइट ऑप्शन, सी है, या फिर डी है। ये शायद से क्वेश्चन रिपीट हो गया। सो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ओके, सो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द मेन लिमिटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। आपको मेन लिमिटेशन बतानी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी की क्या है। दे आर लीगली बाइंडिंग ऑन द स्टेट, ये लीगली बाइंडिंग है स्टेट पे। ठीक है, दे आर जस्टिसेबल इन द कोर्ट, द स्टेट हैज़ अ मोरल ड्यूटी टू इम्प्लीमेंट दैम, दे कैन बी इजली इन्फोर्स बाय द जुडिशरी। ठीक है, सो इसकी जो राइट ऑप्शन है देखिए, लीगल बाइंडिंग नहीं है स्टेट पे, जस्टिसेबल नहीं है। अगर क्या कोई ये प्रिंसिपल वायलेट करता भी है तो अगर कोई पॉलिसीज़ को लॉ लाया जा रहा है तो इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर नहीं लाया जा सकता तो उसको कोर्ट में नहीं लेके जा सकते ना। अब देखिए, दे कैन बी इजली इन्फोर्स बाय द जुडिशरी, इसको ईजिली से जो है जुडिशरी इन्फोर्स नहीं कर सकती। द स्टेट हैज़ अ मोरल ड्यूटी टू इम्प्लीमेंट, सिर्फ ये कि एक तरह की आपको क्या है, मोरल ड्यूटी है स्टेट पे। मोरल ड्यूटी होता है आपकी मर्जी है, जैसे आपके पेरेंट्स आपको सिखाते हैं कि हमेशा एल्डर्स की जो है रिस्पेक्ट करो, उनके साथ पोलाइटली बात करो। ठीक है, तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग जो है इसको अवे करते हो इस चीज़ को या नहीं करते हो, ये आपका क्या है, आपके खुद का डिसीजन है। ठीक है, इसी तरह से ये भी स्टेट पे भी क्या है, ये एक तरह की मॉरल ड्यूटी है। अगर वो चाहे इन लॉज को लाना, इन गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करना तो वो कर सकती है, अदरवाइज ना चाहे तो नहीं भी कर सकती। ये किसी तरह का कोई लीगल उन पे जो है बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, लीगल कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है, सो ये था आज का आपका सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा आपका सेशन। आप प्लीज़ जो भी क्वेश्चन करें उसको कमेंट बॉक्स में आंसर राइट करें। ओके, और आपको सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और जो भी आपके ओपिनियंस होंगे इस पर्टिकुलर सीरीज़ के रिलेटेड आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, सो थैंक यू, मिलते हैं कल के सेशन में। हैव अ ग्रेट डे।